नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नेता नगरी का पहला सेगमेंट जिसमें बात करेंगे सियासत के उस मुद्दे की जिसकी चर्चा पूरे देश में है और जिस चर्चा का केंद्र है राजस्थान। और इस बातचीत से जुड़ने के लिए हमारे साथ हैं उदयपुर से वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान के दैनिक भास्कर अखबार के रेजिडेंट एडिटर, जिन्हें आप पिछले कुछ दिनों से ललन टॉक शो में भी देख रहे हैं और हमारी चुनावी यात्राओं में भी देखा। त्रिभुवन जी राजनीतिक पत्रकार हैं, संपादक हैं और कवि भी हैं। आपको इनकी कविताएं खोज कर पढ़नी चाहिए, साहित्यिक टिप्पणियां भी। हमारे आज दूसरे मेहमान हैं अविनाश कल्ला जी, जो मीडिया का बहुत बड़ा जलसा करवाते हैं जर्नलिज्म के नाम से जयपुर में। और ये खूबसूरत इत्तेफाक है कि जो होटल जयपुर का इन दिनों चर्चाओं के केंद्र में है, फेयरमॉन्ट, जहां पर विधायक हैं सत्ताधारी दल के, उसी होटल में कुछ एक इसके संस्करण हुए हैं। सौरभ और मैं इस पे एक बात जोड़ दूं। जी अभी बिल्कुल। मुझे किसी ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया कि आपने कहा था आप भी फेयरमाउंट होटल में 2014-15 में गए थे, 15 में किताब के रिलीज पे क्या कर रहे थे उस होटल में। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं वहां एक किताब आयोजित फंक्शन, जो मेरे दोस्त एक पत्रकार है, मैंने अविनाश का नाम नहीं लिया, उन्होंने किया था। मैं किसी होटल में खरीद फरोख्त के लिए नहीं जाता, मैं होटल में किताब के रिलीज पे जा रहा हूँ। फिर मुझे कहा गया, और ये भाजपा के कोई एक व्यक्ति थे सोशल मीडिया सेल्स के, उन्होंने उसके बाद कहा आप मुझे ये बताइए फिर कि ये फेयरमाउंट होटल के असली मालिक कौन है। मैंने कहा मेरे दोस्त, जब मैं किसी होटल में जाता हूँ मैं ये नहीं पूछता इस होटल का मालिक कौन है, मैं बस वहां किताब के। राजदीप जी, आप राजनीतिक पत्रकार हैं, यदि इस तरह की जानकारी आपको मिलती है तो आपको अपने स्तर पर जांच पड़ताल करनी चाहिए। और जहां तक फेयरमाउंट होटल के मालिक की बात है, अप्रत्यक्ष रूप से तो पूरा राजस्थान जानता है, पर रूप से नहीं कहा जाता है। जी सर, मेरा इतना ही कहना है कि 2015 में मेरे पास ये जानकारी नहीं थी, शायद आज है, लेकिन उस समय नहीं थी। मेरा इतना ही कहना है, उस समय मेरे शायद आज है तो आज बता दीजिए नेता नगरी में कौन है फेयरमाउंट का मालिक राजदीप सरदेसाई के हिसाब से। ये अविनाश नेताओं से बात होती रहती है। देखिए सर, अविनाश जी वहां कार्यक्रम करते हैं, आप अविनाश जी से पूछिए कि फेयरमाउंट होटल का मालिक कौन है। सर मेरा करार फेयरमाउंट कनाडा से होता है, मेरे पास हर साल के कॉन्ट्रैक्ट है और जो मैं आप लोगों को रखता हूं उनके बिल साइंड है, और मुझे जो भी स्पॉन्सरशिप मिलती है उसमें कोई नेता का कोई रोल नहीं है। पर एक बात और सौरभ, यही वो समय है जब हर साल इसी फेयरमाउंट की लॉबी से जो फोटोज आ रही है उससे पत्रकारों की फोटोएं आती थी। जी। इस बार वहां राजनेता पहुंच गए, तो कुछ एक मित्र पूछते जब राजनेता इकट्ठा हो सकते तो हम भी क्यों नहीं। चलिए बताइए। और अविनाश जी का दूसरा परिचय ये है कि ये राजस्थान की सियासत पर इन्होंने एक चर्चित बस यात्रा की थी, राजस्थान के समाज और सियासत को अपने तय समझने के लिए। तो वो किताब की शक्ल में जल्द ही आएगा, पर फिलहाल जो बात है जिस पर भविष्य में किताबें लिखी जाएंगी, वो बात ये है कि 21 कौन साबित हुआ, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, या फिर एट द एंड ऑफ द डे बीजेपी सबसे ज्यादा इंच वाली मुस्कान लेकर सामने आएगी। त्रिभुवन जी, पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, अभी तक का जो राजस्थान की राजनीति का जो एपिसोड हुआ है उसमें अशोक गहलोत ज्यादा ताकतवर साबित हुए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जो शुरुआती जो रुझान थे या जो शुरुआती संकेत थे उसमें यह माना जा रहा था कि ये इनकी सरकार गई, तो वो अभी एक बार भी अपनी सरकार को बचाने में सफल हो गए हैं। और बल्कि कल के ऑडियो जारी होने के बाद और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसमें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बार अपनी सरकार को बचा लिया है और उनके साथ काफी स्थितियां जो हैं वो राहत भरी रही हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है
क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार जिस संकट में गहरे में फंसी है और जो उनके साथ संख्या बल है, उसे देखते हुए ये हालात इस तरह के हैं कि वो ज्यादा 5 साल तक चला पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के सामने आई है। और एक और जो बात है वो ये कि इस कांग्रेस के साथ जो एक एपिसोड और भारतीय जनता पार्टी में जो दिखाई दे रहा है वो भी है। तो जो आरोप जो विद्रोही लोग जो लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक हो गए हैं, और कल जो ऑडियो आए हैं उससे ये लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नए लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में सीएम बनना चाहते थे या भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के जो सीएम होना चाहते हैं वो, और कांग्रेस में जो बगावती तेवर अपनाए हुए जो स्थितियां हैं, वो कहीं न कहीं दोनों पीढ़ियों में एक तालमेल और एक समन्वय दिखाई दे रहा है। त्रिभुवन जी, आप गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं, जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद? नहीं, निश्चित रूप से ही गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो पिछली बार भी जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो वसुंधरा राजे को अपदस्थ करके बनना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने उनकी कांग्रेस में दाल नहीं गलने दी और वो काफी प्रयास करके रह गए। तो और इसके अलावा एक और कारण भी रहा, जब वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन करीब 2-2.5 महीने तक वो कुर्सी 72 दिन तक खाली रही और वसुंधरा राजे ने केंद्रीय नेतृत्व को या जो हाईकमान था भाजपा का उसकी नहीं चलने दी। और यही स्थिति आज कांग्रेस में हो रही है। तो दोनों की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के साथ भी और कांग्रेस में भी लगभग एपिसोड एक जैसे हैं। अविनाश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि सचिन पायलट जल्दबाजी कर गए क्या, अपने ही मतलब वो ट्रैप में फंस गए क्या? देखिए, जैसा त्रिभुवन ने कहा कि जिस तरह के शुरुआती संकेत आ रहे थे, अभी की स्थिति देखे तो लगता है पायलट की चुप्पी ये बता रही है कि कहीं उनकी स्ट्रेंथ में सामने खुल के नहीं आ पा रहे, कर गए या कुछ ज्यादा वेट कर गए, क्योंकि आज 7 दिन में एक फायर किए जा रहा है साल में, जबकि सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से भी कोई नहीं रहा है। दे आर इन अ रिएक्टिव मोड। पर इस पूरी चीज को देखें ना तो इसमें ये भी कह सकते हैं, जिस तरह से लोग फायर कर रहे हैं कि दोनों लोगों को, भले सत्ता पक्ष अभी कह रहा हो कि उनके पास संख्या बल है, नंबर जरूर है, पर लोगों पे भरोसा नहीं है। ये इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि अगर ये लगता है कि दूसरी तरफ पाला बढ़ सकता है तो कभी भी चेंज हो जाएगी। और एक आज सुबह बड़ी अच्छी टिप्पणी आई ट्विटर पे कि कांग्रेस के दोनों फाड़ों को भाजपा के 2 फाड़ बैक कर रहे हैं। तो कांग्रेस की लड़ाई में भाजपा पूरी तरह उनको बैक करे जा रही है। कांग्रेस का ओल्ड गार्ड भाजपा के ओल्ड गार्ड से, कांग्रेस का यंग गार्ड भाजपा के यंग गार्ड से। राजदीप जी, मैं वही सवाल पूछना चाहूंगा जो अशोक गहलोत घुमा कर कह दिया है। बात यह है कि स्मार्ट चेहरा और अच्छी अंग्रेजी, ये पायलट पर तंज है या अंग्रेजी मीडिया पर भी तंज है? नहीं, दोनों पर है। देखिए, पहली बात तो अशोक गहलोत जी ने साफ किया है कि मैंने केवल अंग्रेजी शब्द नहीं यूज किया था, मैंने हिंदी और अंग्रेजी में जो अच्छी बात करते हैं लोगों ने क्लिप किया है, और केवल अंग्रेजी भाषी हैंडसम लोग जो हैं आपकी तरह जो हैं सौरभ जी, उनको थोड़ी, आप लल्लन टॉप के संपादक को अंग्रेजी वाला दरेजा नहीं दे सकते, बाकी तो सब चल जाए। अरे मैंने हैंडसम कहा, स्मार्ट बोला है मैंने हैंडसम कहा। देखिए कहीं ना कहीं जब मैंने वो सुना मुझे लगा, देखिए अशोक गहलोत जो है वो जमीन से जुड़े हुए नेता, एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से 40-50 साल राजनीति की है, छोटे से परिवार से, गांव से आते हैं। सचिन पायलट एक तरह से आप कह सकते हैं वंशवाद की जो विरासत है उसको आगे लेकर जा रहे। पायलट उनके पिताजी जो थे वो हमेशा कहते थे मैं दूध बेचता था दिल्ली में बाइसिकल में, लेकिन सचिन पायलट को वो कुछ करना नहीं पड़ा। तो मैंने कहा ये क्लैश ऑफ कल्चर्स भी है, केवल जनरेशन नहीं। ऐसा नहीं है कि 69 साल के अशोक गहलोत और 42 साल के सचिन पायलट के बीच में ये लड़ाई है, ये एक कल्चरल लड़ाई भी है, एक ऐसा रीजनल सत्रप। और अशोक गहलोत मान जाइए बहुत कम है अब रीजनल सत्रप, उनमें से वो एक है जिनकी एक तरह से पकड़ है अपने राज्य में। दूसरी तरफ है सचिन पायलट, जिनको पॉलिटिक्स में बहुत एडवांटेज आए क्योंकि वो राजेश पायलट के परिवार से थे,
गांधी परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे, उनको एक सॉफ्ट लैंडिंग मिली। आज इन दोनों के बीच जो टक्कर है, ये केवल ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड नहीं है, ये कल्चरल टक्कर है। और जब उन्होंने कहा अंग्रेजी स्पीकिंग, हैंडसम, स्टूडियो में मीडिया सेवी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अशोक गहलोत इस कल्चरल क्लैश के बारे में बात कर रहे थे। मेरा इतना ही कहना है कि ये कल्चरल क्लैश ना हो, किसी भी पार्टी में जगह होनी चाहिए एक अंग्रेजी भाषिक या, और वो हिंदी भी जानता है सचिन, ऐसा नहीं है कि सचिन हिंदी नहीं जानता है, लेकिन सचिन पायलट के लिए भी जगह होनी चाहिए और अशोक गहलोत के लिए भी। राजदीप जी आप मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूव ऑफ सचिन पायलट? क्या, कौन सी? ये जो सचिन पायलट ने बगावत की, मानेसर के होटल में आ गए। मुझे लगता है उनकी टाइमिंग गलत हुई, ये कोई समय नहीं था ये करने के लिए। एक तो है कि कोरोना का समय है, एक ऐसा समय है जहां इन सब चीजों को लोग उस तरह से नहीं थे, पावर स्ट्रगल को कोरोना के टाइम पे मुझे लगता है एक जो हाई मॉरल ग्राउंड आप नहीं ले सकते। नंबर 2, आपके पास नंबर होने चाहिए, नंबर गेम है। क्या सचिन पायलट को कहीं मिसकैलकुलेट कर गए कि अशोक गहलोत मुझे पहले से जान जाएंगे कि मैं ये सब कर रहा हूं, फोन टैपिंग होगी, मेरे विधायकों को एक तरफ से एक बार फिर उनकी तरफ खींचने की कोशिश होगी? क्योंकि रविवार की शाम को मुझे एक व्हाट्सएप आया था, शायद अविनाश जी और बाकी जो जयपुर के पत्रकारों को भी आया था कि हमारे पास 30 विधायक है, ये सरकार अब अल्पमत में है। ये पायलट के एक नजदीकी ने भेजा था। कहां है वो 30? और मैं पहले दिन से पूछ रहा हूं, अब आपके पास 30 होते, 40 होते, फिर आपको बगावत करनी। और दूसरी बात, जब अब ये होता है कि लेन देन हो रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कोई एक बड़ी लड़ाई, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहा हूं? अरे रहने दीजिए महाराज, कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं। राजदीप जी, मेरा कुर्सी की है। जी मेरा दूसरा सवाल है, उसके बाद मैं त्रिभुवन जी और अविनाश जी के पास जाऊंगा। राजदीप जी, कांग्रेस आला कमान, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, अहमद पटेल को हटा दीजिए, केसी वेणुगोपाल को हटा दीजिए और अविनाश पांडे को हटा दीजिए, गांधी परिवार किस स्तर पर फायर फाइटिंग कर रहा है? कितने लेवल पे वो इंडल्ज है? क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मुझे लगता है गांधी परिवार ने शुरुआत में कोशिश की पहले 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद उस तरह की उन्होंने मशक्कत नहीं की सचिन पायलट को रखे। एक बार अशोक गहलोत ने ये कहा जा रहा है, कुछ सबूत दिखाए कि सचिन पायलट भाजपा के साथ एक तरह से कोशिशें कर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने उस समय कहा, देखिए सचिन रहे तो अच्छा होगा, लेकिन हम ज्यादा मशक्कत नहीं करेंगे। राहुल गांधी हैविंग सॉफ्ट स्पॉट फॉर सचिन पायलट? राहुल गांधी had soft spot for ज्योतिरादित्य सिंधिया also। क्या हुआ उस सॉफ्ट स्पॉट का? कहीं ना कहीं मुझे लगता है राहुल गांधी ने या उनके करीबियों ने यह तय किया है कि जिनको जाना है जाने दीजिए। अगर आपको जाना है और बीजेपी में जाना है या बीजेपी के साथ, सचिन पायलट ने डिनाई किया है, लेकिन अब जो बातें आ रही है उससे साफ है कि कई उनके जो विधायक थे वो बीजेपी के संपर्क में थे, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी का तो रोल है। एक बार ये जानकारी है, देखिए गांधी फैमिली सब कुछ टॉलरेट कर सकता है, लेकिन इनको लगता है भाजपा जो है ना, ये इनके लिए एनिमी नंबर 1 है। एक बार आप भाजपा के साथ बातचीत करने लगे, फिर आप कह रहे हैं कि भाजपा एनिमी नंबर 1 है, मैं कह रहा हूं कि गांधी परिवार कांग्रेस का एनिमी नंबर 1 है। चलिए, ये लंबी नहीं, ये देखिए सर, एक छोटी सी बात मैं कहूं कि आप राहुल गांधी की लीडरशिप पर बहुत सवाल उठा सकते हैं और वाजिब है, लेकिन ये कहना कि इन्होंने यंगस्टर को एनकरेज नहीं किया, ये गलत होगा। ऐसा नहीं है। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह, इनको सब एक तरह से मंत्री उन्होंने ही तो बनाया। राजदीप जी, आपने सारे पॉलिटिकल रॉयल्स के नाम गिना दिए हैं ऊपर से नीचे तक, एंड देन यही तो है, यंगस्टर्स को प्रमोट किया। एक ब्लू ब्लड वाले लुटियंस दिल्ली वाले नेताओं को आप आगे बढ़ाकर ये दावा करें कि हम पार्टी को रिजुविनेट कर देंगे, तो मुझे उस दावे नहीं लगता। सौरभ जी, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कई लोगों को प्रमोट किया गया। मेरे गोवा में गिरीश चोडंकर जो है, यंग व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। कई जो बुजुर्ग लोग हैं बहुत नाखुश है। एक लड़ाई चल रही है कांग्रेस में, बुजुर्ग जो सोनिया लड़ाई चल रही है, और सचिन पायलट ने ये कहा है कि इस लड़ाई में, सचिन पायलट ने कहा, उससे पहले अशोक तंवर ने हरियाणा में कहा, जितेंद्र प्रसाद अलग नाराज चल रहे हैं कि एक एक करके राहुल गांधी के सिपहसालारों को उनकी माता जी जिस पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष है किनारे लगाए जा रहे। तो ये झगड़ा किसका है?
शीर्ष में झगड़ा किसका है? राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी का झगड़ा है। नहीं नहीं, झगड़ा में देखिए सर, मेरा ये कहना है कि ये जो झगड़ा राजस्थान में है ये पायलट वर्सेस गहलोत है, लेकिन कहीं ना कहीं इस झगड़े की का एक कारण ये भी है कि आला कमान थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए जो नेता जो राज्य में है वो एक दूसरे के आमने सामने है कि दुविधा में है, कई केंद्र हो गए हैं आला कमान के। देखिए बिल्कुल, और ये कई सालों से चल रहा है। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी ने बीच में वॉकआउट किया था, 1 महीने के लिए चले गए थे बजट सेशन के टाइम पे, क्योंकि उनको लगा कि सोनिया गांधी उनको वो पावर नहीं दे रही, अधिकार नहीं दे रही जो वो अपने साथ रखना चाहते थे। सोनिया गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो एक तरह से राजीव गांधी के जमाने के हैं। आप एक छोटी सी बात मेरी सुनिए, राजेश पायलट, सचिन पायलट के पिताजी को संजय गांधी ने पॉलिटिक्स में लाया था, और अशोक गहलोत भी उसी जमाने से आते हैं, और दोनों को राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया था। तो ये राजीव गांधी जनरेशन एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जनरेशन, और ये गैप बहुत बड़ा है, ये केवल कल्चरल गैप है, जनरेशनल गैप है। और राजदीप जी आप ये बताइए, मैं आपको एक लाइव उदाहरण देता हूँ। आप जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं राजीव गांधी की, उस जनरेशन के पत्रकार आप जी, जिस जनरेशन की अभी दावेदारी हो रही है उस जनरेशन का मैं हूँ जी। अब मुंबई के अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े, मैं बुंदेलखंड में पढ़ा, हम नेता नगरी साथ में करते हैं ना, तो ये लीडरशिप क्यों नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, मैंने तो यही कहा कि अगर आपकी पार्टी में बुद्धि होती तो आप अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों को साथ रख के आगे बढ़ते, पर उसके लिए आपको एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है। इतने महीनों से कहां हुआ? जी अविनाश जी, एक टिप्पणी आपकी। सर एक बात देखिए, अशोक गहलोत राजस्थान आने से पहले दिल्ली में थे, राहुल गांधी के नंबर 2, और जो उनकी परफॉर्मेंस रही उसमें गुजरात में कांग्रेस अच्छी फाइट में आई, जहां वाइप आउट होती थी वहां कॉन्टेस्ट में रही। कर्नाटक में जहां नंबर नहीं है वहां सरकार बनी। क्या हाईकमान की गलती नहीं है कि एक एबल पॉलिटिशियन जो 40 साल का अनुभव रख रहा है, जिसने हिंदुस्तान के हर प्रदेश में कोई ना कोई जिम्मेवारी संभाली है कांग्रेस की, उसको टाइम था कि आप सेंटर में रहिए, गाड़ी आगे आप बढ़ाइए, और क्या एक युवा आदमी को यहाँ ग्रूम करते। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, कई युवाओं की एस्पिरेशन राजस्थान में बढ़ सकती थी, पर वो आपने डे 1 से केओस में किल कर दी। और जो सुनते हैं मीडिया के हवाले से या अलग अलग सूत्रों से, वो कहते हैं कि 6 महीने या 12 महीने का एक पैक्ट हुआ था। अब अगर आप पैक्ट की राजनीति करेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आएगी। आप 6 महीने 12 महीने की बात करेंगे, आई कम बैक टू दैट पैक्ट। त्रिभुवन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अशोक गहलोत का एक्स फैक्टर क्या है? लोग बार बार कहते हैं कि साहब वो जिस कास्ट से आते हैं, क्योंकि कास्ट बहुत बड़ी सच्चाई है राजस्थान की, वो नंबर से 2% है। कोई बड़े शानदार करिश्माई स्पीकर हो वो भी नहीं है, कोई ऐसे अद्भुत संगठन करता हो कि गांव गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर दी और उनकी एक आवाज पे विपक्ष में लाखों लोग जयपुर आ जाते हो, ऐसा भी नहीं है। कोई उनकी बहुत प्रो कॉर्पोरेट इमेज हो कि बड़ी ताकतवर लॉबियां उनको सत्ता में आना चाहती हो, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है अशोक गहलोत का एक्स फैक्टर? वो अगर आप थोड़ा सा राजस्थान की राजनीति में पुराने समय में जाएं तो अशोक गहलोत जो है ये उस समय राजनीति में सामने आए जब राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़े बड़े जाट और ब्राह्मण नेता जो है उनका वर्चस्व था। और उस समय शायद आज जो अशोक गहलोत पर जो आरोप लग रहे हैं शायद उससे ज्यादा संघातक लोग थे वो। अब तो शायद अशोक गहलोत थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी करते हैं, वो मतलब यहाँ तक स्थिति थी कि अशोक गहलोत जब एनएसयूआई में थे तो उनको मिनिस्ट्री में जो लोग जाते थे तो वहां नहीं घुसने देते थे। मतलब वो चुनौतियां इन्होंने बहुत देखी हैं। फिर जब ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के दौरान इन्होंने पूरे राजस्थान में जिलों में उन्होंने बहुत काम किया, छोटी छोटी पॉकेट्स बनाई और राजस्थान में अपनी तरह से इन्होंने एक नेटवर्क खड़ा कर लिया जो उनका अपना नेटवर्क था। आप भैरव सिंह शेखावत के तीसरे कार्यकाल की बात कर रहे हैं, 93 से 98 के बीच का? हाँ, जब ये प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस दौरान इन्होंने काफी काम किया और मीडिया में उसका उपहास भी उड़ाया गया कि इन्होंने बहुत सी तरह के प्रकोष्ठ बना दिए, इनके जहां जो कुछ हो सकता था उतने प्रकोष्ठों के माध्यम से। फिर इसके बाद जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए
लेकिन एक जो उनकी जो ताकत है वो शायद विरोधियों को भी, जब हम बीजेपी के लोगों से बात करते हैं या कांग्रेस में भी इनके विरोधियों से बात करते हैं, तो वो सुनाई देती है कि एक तो इनको गुस्सा पीने का जो है बहुत अनुभव है। ये मतलब पूरा गुस्सा पीते हैं और बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। दूसरा ये कि जब सीपी जोशी कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष थे और वर्चस्व की लड़ाई दोनों के बीच चल रही थी, तो सीपी जोशी जिस तरह से लोगों से व्यवहार करते थे, उससे नाराज होकर के लोग जो हैं अशोक गहलोत की तरफ चले जाते थे, जो उनके विरोधी भी होते थे। फिर जब सचिन पायलट आए तो तब भी मतलब इन्होंने अपने आप को अस्थिर नहीं किया, इन्होंने कहीं भी संतुलन नहीं किया। ये बहुत मतलब संतुलन से और अपने लोगों के साथ जो है चल करके उन्होंने हालात को इस तरह से अपने मतलब जो एक बिल्कुल विपरीत स्थिति थी उसको इन्होंने पूरा 360 अपने डिग्री घुमा समर्थकों को करके और टिकट अपने नहीं पक्ष मिल में कर रहे लिया। थे तो कुछ को मना लिया, कुछ को निर्दलीय लड़वा लिया और आप स्थिति इसका कर ली इसका कि जो डिसाइसिव फैक्टर है वो मेरे फेवर रहे। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि राजस्थान की मिनिस्ट्री में जो सचिन पायलट के बहुत भरोसेमंद लोग थे और जो 50% के कोटे में उनके साथ आए थे, आज वो उनका साथ छोड़ गई। ये अशोक गहलोत उस मामले में जो चाबी रखते हैं, या अशोक गहलोत जो लोगों को साथ ले सकते हैं विरोधियों को भी, वो उनकी अपनी एक आप खूबी है प्रताप सिंह राजनीति में। खाचरियावास जैसे मंत्रियों की बात कर रहे हैं त्रिभुवन जी? हाँ, निश्चित ही प्रताप सिंह खाचरियावास नहीं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत और भी राजदीप आई विल कम टू यू। अविनाश नहीं, मैं राजदीप जी आई विल कम टू यू। एक और छोटी सी जो इन्होंने बोली, अशोक गहलोत का पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। उनके पास हर पॉकेट में एक आदमी नहीं है, 4 आदमी है और वो चारों से ही उतना अच्छा संवाद रखते हैं। तो कोई ये नहीं एंड तक गैस कर सकता कि वो कौन सा पत्ता खेलेंगे। वो यहां से भी लोग ला सकते हैं, वो वहां से भी लोग ला सकते हैं। और आपने प्रताप सिंह की बात की, आप ये देखिए दानिश अबरार, चेतन डूडी और रोहित बोहरा और प्रशांत बैरवा, ये आउटराइट सचिन पायलट लोग थे और आज ये अशोक गहलोत के खेमे में बैठे दिख रहे हैं कसीदे पढ़ते हुए। इस आदमी के पास कुछ भी हो सकता है और ये किसी से भी कभी भी रीच करने में हिचकिचाते नहीं, चाहे वो कितना ही विरोधी क्यों ना हो। अच्छा राजदीप जी, दो छोटी बातें। एक तो सीपी जोशी का नाम अभी उठा। अब देखिए तकदीर भी, देखिए तकदीर का बादशाह भी लोग होते हैं। वो 2008 का चुनाव जिसपे सीपी जोशी मेरे ख्याल में 1 या 2 वोट से हारे, एक वोट से हारे थे नाथद्वारा सीट से। अगर वो जीतते तो शायद वो मुख्यमंत्री बनते, शायद, यानी रेस पे तो होते। वो रेस से निकल गए, अशोक गहलोत को दोबारा मौका मिला। नंबर 2 बात, पिछले 1-2 सालों या 5 साल लीजिए, कहां वो कौन से वो उदाहरण है जहां इस तरह की पॉलिटिकल मैनेजमेंट या जुगाड़ की राजनीति में बीजेपी पीछे रह गया है। 2 ही उदाहरण है, एक महाराष्ट्र में पिछले साल और इस साल अब राजस्थान में ऐसा लग रहा है। दोनों स्थिति में कौन सा व्यक्ति सबसे आगे है? एक शरद पवार, एक अशोक गहलोत। और शरद पवार और अशोक गहलोत में खासियत क्या है? सबको साथ रखना, सबके साथ नेटवर्क रखना। आज की तारीख में भी आप देखिए, आप कह रहे थे आज वसुंधरा राजे, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने इस पूरे लड़ाई में अभी तक। We will come to that। अभी मैं राजदीप जी आपसे ये देखिए, इस तरह नहीं, मेरा ये कहना है रीजनल सत्रप जो होता है ना, जैसे गहलोत हो या पवार, इनको हराना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। ठीक है जी। त्रिभुवन जी, एक बात, जब सीपी जोशी के साथ इतना संघर्ष चल रहा था अशोक गहलोत का, तो बहुत बार दोनों से हम लोग बात करते थे, तो एक चीज जब व्यक्तिगत बातचीत में सामने आई, उन्होंने, अशोक गहलोत ने, शायद वो बाद में मीडिया में भी कही कि अगर सीपी जोशी थोड़ा जहर पीना सीख लेते तो वो आज की स्थिति से कहीं आगे होते। तो वो जो बार बार जो राजनीति में जो जहर पीने की जो एक, त्रिभुवन जी जिसे सभ्य भाषा में कह रहे हैं, मैं थोड़ा सपाट भाषा में कह देता हूं। अगर सीपी जोशी थोड़ा अपने क्रोध, अपने पॉलिटिकल टेंट्रम्स पर काबू पाना सीख जाते, कार्यकर्ताओं से प्यार से पुचकार के बात करना सीख जाते, तो आज शायद वो कांग्रेस की राजस्थान में सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री भी होते। और जो दूसरे लोग घात लगाकर उन पर निशाना साध रहे थे, उन घात की नजर भी जाती। लेकिन देखिए अशोक गहलोत का पॉलिटिकल मैनेजमेंट की उन्हीं सीपी जोशी को कोऑप्ट भी कर लिया और अभी स्पीकर बना के बैठे हैं, जो फिलहाल की तारीख में सबसे डिसाइसिव, सारी नजरें उन्हीं पे हैं, सारी नजरें उन पे हैं। नहीं,
यही तो फर्क है। यंगर, हम बार बार कह रहे हैं कल्चरल क्लैश, जनरेशनल क्लैश। इसमें एक बात है, जो बुजुर्ग नेता है आप उनको लाख कोसे, और मैं जानता हूं, मैंने उनको देखा है, शरद पवार को कई बार हमने कहा शरद पवार जी आप पर यह गंभीर आरोप है करप्शन का, उन्होंने कभी पर्सनली नहीं लिया। आप जो एक जनरेशन के नेता थे, उनकी जो चमड़ी थी वो वाकई मोटी थी। आज के नेता क्या है, आप कुछ सचिन पायलट के बारे में कह दीजिए, यंगर नेता के बारे में चीजें, तो कह रहे तुरंत आप मेरे खिलाफ हो गए। ये पुराने नेताओं की क्षमता थी सबको साथ देकर काम करना। If you criticize that, जी अविनाश जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। सर, राजदीप ने जो अभी बोला ना, और हम जो इतनी बात कर रहे, इतनी गहमा गहमी में भी, आज एक इंटरव्यू में कहीं मैंने ये लाइन सुनी है और मैंने देखी भी है, किसी ने पूछा अगर आज सचिन पायलट आपके साथ आ जाए क्या कहेंगे? कहता कुछ नहीं, मैं जब पहली बार एमपी बना था तो उनकी उम्र 3 साल की थी, आज वो आ जाएंगे तो मैं खुशी से गले लगा लूंगा। ये जो कहने की, at least on the face of it, जी त्रिभुवन, so he is doing all what could be done। मैंने एक चीज रेटेड कभी नहीं देखा। जी 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 त्रिभुवन जी, मैं, ये राजेश जोशी की एक कविता है मेरे सामने, मैं एक लाइन जरूर जी, पढ़ूंगा प्लीज। उसकी। उनकी कविता है बिल्लियां। जी वो है कि वो अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। बिल्लियां अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, कवि को जैसे भाषा को बरतने का सूत्र समझा रही हो। ये कवि को भाषा का सूत्र समझाना भी नहीं है, ये सियासत का सूत्र भी है। तो जो बिल्लियां जितने होले से अपने बच्चों को गले से पकड़ के दूसरी जगह सहेजती हैं, तो सचिन पायलट को जो केंद्रीय जो हाईकमान था कांग्रेस का, उन्होंने भेज दिया, उनके साथ सपने जगा दिए, और सपने जगाने के दौरान उन्होंने इस सत्य को भुला दिया कि वहां अशोक गहलोत जैसा एक बहुत प्रभावशाली और पूरे राजस्थान में दखल रखने वाला एक नेता है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर वे ईगो मैनेजमेंट करते और अशोक गहलोत को शायद केंद्र में कहीं कोई बड़ी जगह देते और सचिन पायलट को यहां लाते, और थोड़ा सचिन पायलट भी जो अशोक गहलोत के साथी थे या उनके साथ के जो लोग थे उनको अपने साथ रखते, तो शायद हालात कुछ और होते। तो ये जो सद्यजात बिल्लियों बच्चों वाली जो बात है, जो ये शायद जो सूत्र हम कहीं सीखते हैं, जो बताते हैं, अभी राजदीप जी ने भी वो बात बताई, तो ये चीजें काफी ज्यादा माने रखती हैं। चलिए, समय की कमी है, मेरे पास 2 सवाल हैं आप तीनों मेहमानों से, मतलब मेरे को से और आप दोनों मेहमानों से मैं उसका जवाब चाहूंगा। पहला सवाल मेरा ये है, अविनाश जी आपसे शुरू करेंगे। गलत क्या है सचिन पायलट ने अगर 5 साल मेहनत की कांग्रेस के लिए, टूल फाड़, ठीक है, और उसके बाद वो अगर ये एस्पिरेशन रखते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो उस महत्वाकांक्षा में तो कुछ गलत नहीं, लेकिन फिलहाल उनकी पॉलिटिक्स गलत दिख रही है। मेरा सवाल आपसे ये अविनाश जी, सचिन पायलट का भविष्य कैसा है और कहां है, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है राजस्थान का युवा आते हैं उसमें एक तगड़ी सहानुभूति? क्या आपको लगता है कि पोस्ट गहलोत एरा में वही कांग्रेस का एकमात्र चेहरा होंगे? कहां है अब सचिन पायलट का फ्यूचर? देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में वापसी संभव है, चाहे जितना हाईकमान उनके लिए डोर ओपन कर दे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अशोक गहलोत सारी ताकत के साथ सचिन पायलट पे अटैक करते हैं और आधे घंटे बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला आके कहते हैं शांत रहिए, हमारे दरवाजे खुले हैं। मुझे नहीं लगता अब वापसी के दरवाजे एक ऑप्शन है। मेरी समझ है कि चूंकि उनकी पॉपुलैरिटी और जो लोग उनके साथ गए, उनमें 2 लोगों को अगर देखा जाए, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, तो ये जाट मीणा गुजर कॉम्बिनेशन देख के इस चुनाव में काफी सफल रहे, करीब 48 में से 42 सीट्स लाए। तो ये अपना भविष्य खोजेंगे कि राजस्थान में एक इंडिपेंडेंट स्पेस, थर्ड स्पेस की ऑप्शन डाले। ये अभी भाजपा को भी सूट करता है कि वो सीधे कांग्रेस पे सरकार ना गिराए, वो कहे हमने इनका साथ दिया। ये जो ट्रांजिशनल शिफ्ट भाजपा में लग रही है, उससे एक मैसेज दे देंगे कि भाई मुख्यमंत्री हमारा नहीं है, हम किसी को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक संभावना नजर आती है, बट सारा खेल नंबर्स का है। अविनाश जी, मुझे नहीं लगता है कि ये भाजपा किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगी, ये भाजपा और कांग्रेस देखते हैं, फर्क है, देखते हैं। जी राजीव जी, क्या है सचिन पायलट का भविष्य? फोन को कहिए इंतजार करें, नेता नगरी हो रहा है, देश का नंबर 1 पॉलिटिकल शो। देखिए सचिन पायलट का भविष्य जो है, मुझे लगता है थोड़ा तो सवाल उठा है।
क्योंकि राजस्थान की राजनीति में तीसरी शक्ति उभर कर आना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। हाँ जी, ठीक है, मुश्किल है। किरोड़ी लाल मीणा जी, हनुमान बेनीवाल, कितने प्रयास हुए पहले भी, बहुत प्रयास किए। वहां जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसमें सचिन पायलट को मुश्किल होगी, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जिनमें कुछ तो खूबियां हैं, कम्युनिकेशन है, मीडिया सेवी है, कॉम्बेटिव नेता, जुझारू लगते, फाइट करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि बैक ऑफ करेंगे, ये उनके फादर में भी था, उनमें भी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस में एक पोस्ट गांधी कांग्रेस बनाने की कोशिश की, उसमें सचिन पायलट भी शामिल हो सकते हैं। अब ये आज नहीं होगा, आज की तारीख में लगता है सचिन पायलट को कॉर्नर किया गया है। अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को कॉर्नर किया है, लेकिन जैसे ही शुरुआत में कहा गया था, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी बहुत है। आज की भी तारीख में कल 10 विधायक यहां से वहां चले गए तो क्या होगा? नहीं, अब कुछ भी हो, कितने भी हो, 8 हो, 10 हो, कितने भी हो, देखिए सचिन पायलट, मुझे लगता है उन्होंने थोड़ी इमेच्योरिटी जरूर दिखाई है और उन्हें ये सीखना पड़ेगा कि राजनीति में आपको, जैसे गहलोत के जमाने में जनरेशन के लीडर थे, पेशेंस रखना पड़ता है, आपको एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। वहां मुझे लगता है कहीं ना कहीं सचिन पायलट चूक गए, लेकिन 42 इयर्स है। भविष्य क्या है, भविष्य बताइए राजदीप जी, बीजेपी में जाएंगे कि कांग्रेस में जाएंगे? देखिए, कांग्रेस में अगर उनको रहना है तो इस समय राजस्थान में रहना मुश्किल है। एक जो फॉर्मूला दिया जा रहा है कि फिलहाल सब उनसे जिम्मेदारी 2-3, अगर वो अपनी बगावत खत्म कर देते हैं तो 2-3 महीने बाद उनको केंद्रीय संगठन में कोई पद दे दिया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है उससे वो खुश नहीं होंगे। आज किसी एक कांग्रेसी ने मुझे ये कहा कि हम सचिन पायलट को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस चीफ क्यों ना बनाए, यहाँ गुज्जर पॉपुलेशन बहुत है, अर्बन एरिया है, शहरी है, यंग है, वहां उनकी एक नई इमेज बन सकती है। मुझे नहीं लगता सचिन पायलट इसके लिए तैयार होंगे इस समय। सचिन पायलट इस समय जिस मूड में है वो लड़ना चाहते हैं, और कांग्रेस में लड़कर जीना मुश्किल होता है। भाजपा में भी मोदी शाह के जमाने में लड़कर राजनीति करना मुश्किल होता है। तो उनके सामने 2 विकल्प है, एक धीरे धीरे एक तीसरी शक्ति बनाए और कोशिश करें 3-4 साल बाद कहीं ना कहीं एक थर्ड प्लेयर बने, या जो आप कह रहे हैं कि ये गहलोत की सरकार गिराकर किसी न किसी तरह से भाजपा का समर्थन लेके अपनी जो एक ख्वाहिश है वो पूरी करे। लेकिन बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी राजदीप जी, जितना मैं बीजेपी को समझता हूं। नहीं, मैं एक बात कहूं, ओरिजिनल फॉर्मूला जो हमें पता चल रहा है वो चरण सिंह फॉर्मूला, कि उन्हें आगे बढ़ाएंगे, उनकी सरकार बनेगी, 6 महीने बाद उस सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार बनेगी, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे व्यक्ति जाएंगे जयपुर, एक चाल से 2-3 व्यक्तियों को खत्म कर देंगे, गुलाबचंद कटारिया और वसुंधरा राजे का जनरेशन भी खत्म हो जाएगा और सचिन पायलट भी किनारे हो जाएंगे और गजेंद्र सिंह शेखावत बन जाएंगे। ये मैं सुन रहा हूं, एक बीजेपी नहीं, आपकी आला कमान के सूत्रों पे अच्छी पकड़ है। अगर आप सुन रहे हैं तो कुछ वजन होगा। अविनाश कल्ला जी क्या जोड़ेंगे इसमें? सर एक चीज सौरभ ये जोड़ूंगा, जितने तमाम नाम लिए ना हमने, किरोड़ी लाल मीणा, ये वो, मेरा जितना अनुभव है घूम के देखने का, सचिन पायलट की पहचान राजस्थान अगर पैन में देखी जाए तो मैं आज भी कहूंगा राजस्थान में 3 नेता हैं, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, एंड टू ड्यू क्रेडिट टू सचिन पायलट, उसने अपनी एक नाम की आइडेंटिटी बनाई कि मैं जानना चाहता हूं। भी रहते हैं कि मुझे सिर्फ गुर्जर कम्युनिटी का नेता बना के। हाँ, और जब मैं ट्रैवल किया तो कई आप दूसरे सेंटर्स में जाओ तो उनको लगता था पायलट कुछ है, सचिन पायलट है, गुर्जर है नहीं पता। तो ये एक उनका बहुत प्लस पॉइंट वाला एज फैक्टर है जो शायद पुराने किसी तीसरे घटक के चांस में नहीं हुआ, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे वो किरोड़ी लाल मीणा हो। वो मैं एक बड़ी बात आपको बताता हूँ, हमने जब एक्सिस का पोल किया था राजस्थान के चुनाव के टाइम पे, तब एक साफ था कि कांग्रेसी वोटर्स में अशोक गहलोत नंबर 1 पसंद थे। कांग्रेसी वोट, मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से सौरभ भाई, कांग्रेसी वोटर्स में अशोक गहलोत नंबर 1 चॉइस थे, विधायकों में अशोक गहलोत नंबर 1 चॉइस थे। लेकिन अगर आप क्रॉस पार्टी पूछते थे, ये एक्सिस के प्रदीप गुप्ता ने मुझे कहा, वहां सचिन पायलट थोड़े आगे चल रहे थे, और इसलिए और
इसलिए प्रदीप गुप्ता का कहना था कि अगर सचिन पायलट को आप कोई बड़ी जिम्मेदारी उस समय देते तो कांग्रेस की खास करके युवा पीढ़ी से एक कनेक्शन बनती। देखिए, ये लड़ाई अगर आप केवल गहलोत वर्सेस पायलट देखें तो मुझे लगता है गलत होगा। 10 साल बाद किस तरह की कांग्रेस पार्टी बनेगी, किस तरह की नेता आपके सामने आएंगे, सचिन पायलट में कुछ तो है, ऐसा नहीं है। बाकी जो कुछ है वो हम देखेंगे। फिलहाल हमारे पास समय नहीं है। मेरा आखिरी सवाल त्रिभुवन जी सबसे पहले आपसे, राजस्थान भाजपा खेल क्या है? कहा जा रहा है हनुमान बेनीवाल ने तो खुल के कह दिया, वसुंधरा तो कांग्रेस के जाट विधायकों कह रही कि गहलोत के साथ रहो। वसुंधरा का कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। गजेंद्र सिंह शेखावत फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। सतीश पूनिया अपना सपोर्टिंग एक्टर वाला रोल प्ले कर रहे हैं। वो उनका कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक वजूद इन स्टारवर्ड्स की तुलना में है भी नहीं। गुलाब चंद कटारिया वगैरह अपनी पारी खेल चुके हैं। कहते हैं ना, अस्ताचल की तरफ है मामला, उम्र के लिहाज से भी और सब चीजों के लिहाज से। क्या देखते हैं आप राजस्थान बीजेपी की स्ट्रेटजी? कौन से फेसेस होंगे? क्या भविष्य होगा? त्रिभुवन जी। राजस्थान बीजेपी की जो राजनीति है वो जो राजस्थान का या अभी इन दिनों जो कांग्रेस का या सचिन पायलट का जो स्टैंड है या उससे अलग नहीं है। क्योंकि एक चीज तो आप ये देखिए कि सचिन पायलट अगर अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस की सरकार को गिराना होगा, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ करना होगा। इन दो परिस्थितियों के अलावा उनका कांग्रेस के अंदर अब अस्तित्व बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अशोक गहलोत खेमा बहुत प्रभावशाली है, ताकतवर है और वो उनको अब वापसी उनकी बर्दाश्त नहीं लगती। फिर दूसरी बात यह है कि एक जो बात बार बार आ रही थी कि राजस्थान में तीसरी शक्ति की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी भी ये चाहती है और राजस्थान में इस बात की एक बड़ी संभावना है। ये पिछले 20 साल की जो राजनीति है उसको अगर देखें तो ये संभावना नहीं नजर आती, लेकिन राजस्थान की पुरानी राजनीति और जो राजस्थान का वैचारिक टेम्परामेंट है वो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा उसमें एक तीसरी पॉकेट की बड़ी संभावना है। अरुण नेहरू ने एक बड़ा सर्वे करवाया था और उसके दौरान भी जब वसुंधरा राजे एक बार अलग पार्टी बनाने की सोच रही थी तो उस समय भी हमारी बात हुई और लगातार एक संभावना थी। लेकिन हनुमान बेनीवाल या किरोड़ी लाल मीणा या जो दूसरे लोग हैं वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि उनका चेहरा, उनका कद नहीं था। सचिन पायलट के पास एक अपना प्रभामंडल है, एक ऊर्जा है और उनको लोग पसंद करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस में जो अशोक गहलोत के प्रति विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो राजदीप जी ने भी अभी बताया, उसके अलावा जो लोग हैं वो उनमें बहुत, अभी भी जो आप ट्विटर पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया में टिप्पणियां देखेंगे तो उसमें सचिन पायलट को पसंद करने वाले काफी लोग हैं। तो अशोक गहलोत का जहां वर्चस्व है वहां सचिन पायलट के साथ भी लोग हैं। और दूसरा एक बात और देखिए कि आप सचिन पायलट को कुछ लोग गुर्जर नेता इसलिए साबित करना चाहते हैं ताकि राजस्थान के अंदर आज तक जो भी मुख्यमंत्री बने हैं वो कोई भी ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना जो उस जाति का, किसी जाति का नेता हो। जैसे भैरव सिंह शेखावत अगर मुख्यमंत्री बने थे तो जब सती के समर्थन में पूरा राजपूत समाज खड़ा हो गया था, उस समय भैरव सिंह शेखावत राजपूत समाज के खिलाफ खड़े हो गए थे और उन्होंने सती का विरोध किया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें राजस्थान के टेम्परामेंट में रही हैं। एक चीज और आप देखिए कि सचिन पायलट के साथ गुर्जर विधायक नहीं है। गुर्जर विधायक मुश्किल से 1 या 2 हैं, लेकिन उनके साथ 4-5 मीणा विधायक हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं मीणा विधायक उनके साथ ज्यादा हैं। तो जो जातिगत संतुलन है उसमें भी वो कोई जाति का आधार लेकर ही नहीं चल रहे। तो ये जो संघर्ष है, ये इसे आप चाहे सभ्यताओं का संघर्ष कहें चाहे कोई दूसरा संघर्ष कहें, लेकिन ये साफ सुथरे तौर पे सत्ता का संघर्ष है। इसमें कोई नैतिकता नहीं है, इसमें कोई मूल्य नहीं है, दोनों तरफ ही। बीएसपी को कांग्रेस जो है वो पचा चुकी है, तो कांग्रेस को वो चीज अच्छी लगती है कि बीएसपी के लोग तो आ जाएं, लेकिन उसके अपने लोग किसी पार्टी में जाएं तो ये उसे नैतिकता के खिलाफ लगता है। तो ऐसे बहुत सारे विपरीत सच हैं। तो ये जो सच्चाइयां हैं इनके बीच में सत्ता है, सियासत है, सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, वसुंधरा राजे हैं और इनसे बाहर ये राजनीति नहीं है। अविनाश कल्ला, आपकी आखिरी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की उठापटक और भाजपा का भविष्य और गेम प्लान। भाजपा ने अपनी तरफ से क्लियर संकेत दिया है राजदीप की, अब वो अपनी सौरभ की वो नेक्स्ट जनरेशन को बैक करेगी। आप देखिए वसुंधरा राजे की चुप्पी, वसुंधरा राजे जिस तरह फाइट करी, और ये एक मूलभूत डिफरेंस है कांग्रेस आला कमान और भाजपा आला कमान में। कांग्रेस आला कमान संभावनाएं एंड तक खोजता है, भाजपा ने अगर डिसाइड कर लिया तो वो फिर उसी तरफ जाता है।
आप देखिए पिछले 5 दिन से जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अलग अलग जगह दिख रहे हैं, उनको पहले कोई इतनी प्रेजेंस नहीं थी, पर भाजपा बैक करके पोस्टर बना रही है। यही उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ किया था जब उन्होंने उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चला दिया। तो भाजपा अपने लीडर्स को बैक कर रही है, वो तैयार है कि हम इस तरह जाएंगे। उनके लिए चैलेंज ये होगा कि बिना वसुंधरा राजे वो इन लोगों को कैसे एस्टेब्लिश करें। तो भाजपा ने अपना सिग्नल क्लियर कर दिया है कि हम यंग गार्ड को बैक करेंगे।